ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लेसन नंबर 2 और लेसन का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। सबसे जो पहली बात आती है वो आती है कि विश्व जनसंख्या, विश्व आप जानते हैं तो जनसंख्या किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में या किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को उस क्षेत्र की जनसंख्या कहा जाता है। फिर आता है जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या के वितरण से अभिप्राय है जनसंख्या के फैलाव से। जनसंख्या के वितरण से अभिप्राय है जनसंख्या के फैलाव से कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास कर रही है। ठीक है, कहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास कर रही है वो जनसंख्या वितरण है। घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवासित लोगों की संख्या, किसी क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवासित लोगों की संख्या को उस क्षेत्र का जनसंख्या जब निकालेंगे तो जनसंख्या घनत्व निकल करके आता है। वृद्धि, वृद्धि की बात करें तो वृद्धि का मतलब क्या होगा, वृद्धि होगी किसी निश्चित दो समय बिंदुओं के मध्य, निश्चित दो समय बिंदुओं के मध्य किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या। तो मैंने अभी आपको बताया किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में होने वाले जनसंख्या, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या को ही, लोगों की संख्या को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या। तो सबसे पहला जो देखते हैं इसमें पॉइंट आता है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण प्रारूप की बात करें तो जनसंख्या, देखो जो भी जनसंख्या जो होती है, जो लोग रहते हैं वो इक्वल नहीं है, एक जैसे एक समान अवस्था में नहीं रहते, कहीं ज्यादा कहीं पे कम होते रहे। तो इसका मुख्य कारण होता है धरातल की बनावट या पानी की पूर्ति, रोजगार आदि जो कारण है वो सब। तो पृथ्वी के 90% भाग पर, 90% भाग पर 10% जनसंख्या निवास कर रही है और 10% भाग पर 90% जनसंख्या निवास कर रही है। ये क्या है, जनसंख्या वितरण है। क्या है, जनसंख्या वितरण है, जनसंख्या वितरण। ठीक है, अब इसमें इसे महाद्वीपीय स्तर पर देखें तो एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, 60% जनसंख्या। कितनी, लगभग 60%, 60 पॉइंट कुछ। ठीक है, 60% जनसंख्या, विश्व की 3/4 जनसंख्या तो अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और सबसे कम जो है आपके ओसेनिया, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, ओसेनिया में मात्र 0.5%। एशिया में लगभग 60% और ओसेनिया में मात्र 0.53% जनसंख्या निवास करती है। और अंटार्कटिक, यहाँ 0% यानी कि 0% जनसंख्या, ये जन शून्य क्षेत्र है। कैसा है, जन शून्य क्षेत्र है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वितरण देखेंगे तो विश्व स्तर पर आपने महाद्वीपों में देखा, तो देशों में देखें तो पहला देश जो आता है वो आता है चीन। कौन सा आता है, चीन। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन, 135 करोड़ जनसंख्या। कितनी, 135 करोड़। और दूसरा जो नाम आता है वो आता है भारत का, 121 करोड़। 2011 के आंकड़ों के अनुसार बात कर रहा हूं मैं। तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़। और हम नाम लें इसमें तो भारत, चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, किसका नाम लेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील, फिर पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया, फिर बांग्लादेश,
फिर रूस और फिर मैक्सिको। ये सभी देश हैं जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले टॉप देश हैं। ठीक है, चीन, भारत मुख्य दो ही, तो तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया और पांचवा ब्राजील। हाँ, 5 मुख्य देशों के नाम याद रख सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है जनगणना, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है बेटा? जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। देखो, भूमि के प्रत्येक जो इकाई है वहां पर लोग रह रहे हैं और किसी न किसी अनुपात में रह रहे होंगे, तो वहां लोगों की संख्या और भूमि के अनुपात के आधार पर, लोगों की संख्या और भूमि के अनुपात के आधार पर जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। तो उसका एक सूत्र है। तो सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल। जब आप ऐसा देंगे तो आपका जो घनत्व यानी कि घनत्व है वो निकल करके आ जाएगा। और एग्जाम्पल देखें, किसी क्षेत्र की जनसंख्या है 1,50,000 और उस क्षेत्र में क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कितना निकलेगा? 1500 घनत्व निकलेगा। घनत्व हमेशा प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में निकलता है। किसमें निकलता है? प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में निकलता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वही सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। कितना? कौन से में है? एशिया में। और एशिया में जनसंख्या घनत्व की बात करें, यहां से लेते हैं, पुराने आंकड़े दे रखे हैं आपके बुक में। एशिया में 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अफ्रीका दूसरा है, जिसमें अफ्रीका में आपके कितना है? 43। कितना है? 43, क्योंकि आंकड़े आपके 26/10/2018 के दे रखे हैं। ठीक है, और सबसे कम जो है अफ्रीका 48, 46 कितना है? 43। और सबसे कम जो बात करें ओसेनिया में 5। मैंने जो वीडियो बनाई हुई है उसमें दूसरा चैप्टर बनाया हुआ है। दूसरा चैप्टर तो है विश्व की प्रमुख जनजातियां। आरबीएससी बुक के अकॉर्डिंग जो दूसरा चैप्टर है वो है विश्व की प्रमुख जनजातियां, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी नई या पुरानी जो 2006 का सिलेबस चल रहा है जो रिपीट कर दिया है अब, उसके अकॉर्डिंग देखें तो दूसरा चैप्टर विश्व जनसंख्या घनत्व में वृद्धि है और आरबीएससी में तीसरा चैप्टर है। ये कौन सा है? तो तीसरा चैप्टर का जो वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक जो हैं सेम है, लेकिन इनके आंकड़े जो हैं आपको थोड़े थोड़े चेंजेस उसमें मिलेंगे। जैसे यहाँ अभी 146 अफ्रीका, ये 2018 के आंकड़े दे दिए हैं। क्या कर दिए हैं? 2018 के आंकड़े दे दिए हैं। ठीक है भाई, आगे हम देखें तो अगला जो टॉपिक आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या कारक? तो सबसे इसमें जो कारक आते हैं वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर रहे हैं। तो इसमें भौतिक कारक, पहला कारक भौतिक कारक। भौतिक कारक जो होते हैं, भौतिक कारकों में बाह्य कारक में पहले बता दूंगा भौतिक भूगोल। भौतिक कारकों में जो आप पढ़ते हैं जल की उपलब्धता। सबसे पहला कारक कौन सा आता है? जल की उपलब्धता, यानी कि जहां पर जल मौजूद होगा, पेयजल होगा, कृषि योग्य जल होगा, वहां पर लोगों की संख्या ज्यादा पाई जाती है, लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, पहला जल की उपलब्धता। इसीलिए आप देखेंगे हमारी सभी नदी घाटी जो सभ्यताएं थी वो कहां पर पनपी, यानी कि हमारे जो प्राचीन सभ्यताएं वो कहां पर पनपी? नदी घाटियों में। कहां पर पनपी? नदी घाटियों में। जैसे हम देखें सिंधु सभ्यता कहां पनपी? सिंधु नदी।
हड़प्पा भी, मिस्र की चीन की हुआंगहो नदी के किनारे, मिस्र की नील नदी के किनारे, ये ठीक है, मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के किनारे, तो ये सब नदियों के किनारे या नदी घाटियों में पनपे। ठीक है, आगे हम देखें तो अगला कारक आता है भू आकृति। भौतिक कारकों में पढ़ रहे हैं हम, पहला क्या पढ़ा जल, दूसरा पढ़ रहे हैं भू आकृति। भू आकृति का मतलब है पृथ्वी की बनावट कैसी है। आपको पहाड़ों में छोड़ दिया जाए, पहाड़ों में लोग कम रहते हैं ज्यादा रहते हैं, कम रहते हैं। पहाड़ों में लोग कम रहते हैं लेकिन मैदानों में लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मैदानों में आवागमन की सुविधा होती है, कृषि कर सकते हैं, पहाड़ों में कृषि कम होती है, रोजगार भी जो है मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसीलिए भू आकृति जो है वो भी एक अवरोधक का कार्य करती है, और अगर भू आकृति प्लेन है, मैदान है, तो वो अच्छा सुगम बना देती है आवास को। ठीक है, तीसरा कारक है जलवायु। कौन सा कारक है? जलवायु। जलवायु आप सभी जानते हैं कि कठोर जलवायु क्षेत्रों में जनसंख्या निवास नहीं करती है। यहाँ अंटार्कटिक में 0 है, क्यों? क्योंकि यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, और जहाँ बर्फ जमी होगी फ्रिज के अंदर तुम रहोगे क्या? नहीं रहोगे, क्योंकि फ्रिज जैसी हालत होती है, हमेशा फ्रिज से भी ठंडा होता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, खाने को नहीं, वनस्पति नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे में कहाँ रहेगा? एशिया ऐसा देश है जहाँ सदाबहार है, हरा भरा है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, मैदान है, पहाड़ है, पर्वत है, तो वहाँ पर लोगों के लिए जीवन यापन करना आसान होता है। तो क्या जलवायु भी प्रभावित करती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में लोग कम रहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में लोग ज्यादा रहते हैं। अगला जो कारक आता है वो आता है मृदा। कौन सा आता है? मृदा, मिट्टी। सूखी रेत में आपको छोड़ दिया जाए कि जाओ भाई रह लो, इसमें क्या खाओगे? मिट्टी खाओगे? पानी है नहीं, कृषि में कैसे करोगे? तो इसलिए मृदा भी महत्वपूर्ण होती है। मृदा में आपको बालू मृदा है वाले क्षेत्र में नहीं, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, तो ये सब अलग अलग प्रकार की मृदा होती है। जहाँ उपजाऊ मृदा होगी, जलोढ़ मृदा होगी, वहां पर आप कृषि अच्छे से कर सकते हैं। नदी घाटियों के मैदान जहाँ पानी की पूर्ति भी हो, इसलिए मृदा भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। जहाँ इन चारों की अनुकूल परिस्थिति होगी वहाँ लोग ज्यादा रहेंगे, और जहाँ इसकी प्रतिकूल परिस्थिति होगी वहाँ लोग कम रहेंगे। ठीक है, अगला कारक आता है आर्थिक कारक। कौन सा आता है? आर्थिक कारक आता है। आर्थिक कारकों की बात करें तो आर्थिक कारकों में खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण 3 कारक आते हैं। कितने आते हैं? खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण, ये 3 कारण हैं जो प्रभावित करते हैं। खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। खनिज, जहाँ खनन होता है बेटा वहाँ रोजगार मिलता है। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनके आय के साधन जो प्राप्त होंगे तो उनकी आजीविका अच्छे से चलेगी। नगरीकरण, नगरीय क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता ज्यादा होती है, शिक्षा होता है, परिवहन होता है, संचार सुविधाएं, बिजली, इन सब की सुविधाएं होती हैं। इसलिए यहाँ पर भी क्या होता है? आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं, लोगों की संख्या ज्यादा होगी। औद्योगिकरण भी, औद्योगिकरण होगा तो फैक्ट्रियां होंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोग आकर के यहाँ रहने लगेंगे औद्योगिक क्षेत्रों में। ठीक है, जैसे आप जानते हैं सभी कि हमारे MIA में, अलवर के MIA में लोग ज़्यादा रह रहे हैं, उधर भिवाड़ी, कुशकेड़ा, गुड़गांव, दिल्ली, ठीक है, इन क्षेत्रों में जाकर लोग रहने लगे हैं। आवाज़ तो कंटिन्यू आ रही होगी बेटा? ठीक है, भौतिक कारक हो गए, आर्थिक कारक हो गए, उसके बाद सामाजिक व सांस्कृतिक कारक भी होते हैं। क्या होते हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी होते हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। देखो, सामाजिक कारकों की बात करें तो समाज के द्वारा समाज का रहन सहन, पहनावा, ये सब जो कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, सामाजिक कारक भी प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारकों के कारण प्रभावित होना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। क्यों? क्योंकि सामाजिक कारणों से ही भाई लोग, मान लीजिए जब मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहे तो मुस्लिम वहीं ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, या हिंदू आबादी रहे वहाँ हिंदू का ज़्यादा रहना पसंद करेंगे।
ठीक है, या जहाँ पर ऊंची जाति के लोग रह रहे हैं वहाँ नीची जाति के नहीं, तो हमारे देश में धार्मिक और जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारण होते हैं। सांस्कृतिक कारणों में जहाँ धार्मिक जो नगरियाँ हैं वहाँ पर लोगों का बसाव ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ धर्म से जुड़े हुए होते हैं। चीन और वो में या अन्य कुछ देशों में ऐसी परंपरा है कि जब अपने जो लोग परिवार जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी कब्र बना दी जाती है, तो वो आजीवन उनके आसपास ही रहते हैं, दूर नहीं जाते। तो इससे भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है जनसंख्या वृद्धि। इसमें आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि कौन सा है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय है लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में, किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, या सीधे से कहें दो समय बिंदुओं के मध्य, दो समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन, ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, जैसे एग्जांपल 2001 में जनसंख्या थी भारत की 102 करोड़ और 2011 में जनसंख्या हो गई 121 करोड़, तो लगभग 19 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हो गई। तो ये क्या कहलाई? जनसंख्या वृद्धि कहलाई। क्या कहलाई? जनसंख्या वृद्धि कहलाई। जनसंख्या वृद्धि को संख्या और दर में भी प्रदर्शित किया जाता है। संख्या में और दर दोनों में प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है? ठीक है, अब जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निकालनी है। देखो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, इसको कुछ तरीके से निकाला जाता है। पहली आती है प्राकृतिक वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि, और दूसरी आती है वास्तविक वृद्धि। कौन सी होती है? वास्तविक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि में क्या होता है? दो चीजों का ध्यान रखना है, जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर में से घटा दो मृत्यु दर को, यानी कितनों ने जन्म लिया, एक निश्चित समय में कितनों ने जन्म लिया, कितने मर गए, उनको घटा दो तो क्या निकल के आएगी? प्राकृतिक वृद्धि। जो सोते हो इसमें मानव का ज्यादा कुछ नहीं है, भाई जन्म लिया मर गया, बच्चे जो हैं उनकी वृद्धि हो गई, जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक है, एक होती है वास्तविक वृद्धि। इसमें क्या होता है? जन्म दर में से घटा दीजिए किसको? मृत्यु दर को, और घटा और बढ़ा दीजिए किसको? प्रवास को। प्रवास क्या होता है? किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी विशेष कारण से आना या जाना प्रवास कहलाता है, और वहां जाकर कर बस जाना। और उसमें रोजगार के कारण आगे चैप्टर है प्रवास का, तब पढ़ेंगे इस और डिटेल से। ठीक है, आगे हम देखें इसमें तो जनसंख्या परिवर्तन के जो दर घटक दे रखे हैं वो दो हैं इसमें। तो आपने दो वृद्धि देख ली, जनसंख्या वृद्धि दर देख ली, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि देख ली, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर देख ली। अब इसमें धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि दो है। देखो इसमें मैंने कहा जन्म, ये वास्तविक वृद्धि देख ली, इसमें धनात्मक है तो यानी कि जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी, लोग बढ़ेंगे। और ऋणात्मक है तो इसमें लोगों की संख्या घट जाती है। अब भाई मरने वालों की संख्या क्या हो गई? कम, और जन्म लेने वालों की संख्या हो गई ज्यादा, तो यहाँ क्या होगी? जनसंख्या बढ़ेगी तो धनात्मक होगी। और मरने वालों की संख्या कम है और जन्म लेने वालों की संख्या कम है और मरने वालों की संख्या भी ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटने लगेगी। यहाँ मर भी रहे हैं और जन्म कम भी ले रहे हैं, तो क्या होगा? ऐसे में ऋणात्मक वृद्धि होगी। क्या होगी? ऋणात्मक वृद्धि होगी। तो इसमें जनसंख्या परिवर्तन के घटक जो हैं, ये दो घटक है, जन्म दर और मृत्यु दर। CBR और CDR बोलते हैं, CBR और CDR।
CBR अशोधित जन्म दर बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर बर्थ रेट, अशोधित डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर, दोनों को निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपकी बुक में दिया गया है। जन्म दर निकालनी है तो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे में किसी क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष के मध्य की जनसंख्या इंटू में 1000, यानी कि यहाँ जीवित जन्म, जीवित जन्म और क्षेत्र विशेष की, क्षेत्र की जनसंख्या इंटू में 1000 रख दो तो आपके क्या निकल के आ जाएगी, बर्थ रेट। ऐसे ही हम जीवित की जगह क्या रख देंगे, मृत्यु रख देंगे और क्षेत्र की जनसंख्या इंटू में 1000 तो क्या निकल के आ जाएगी, मृत्यु दर निकल करके आ जाएगी। अगला जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है प्रवास के बारे में। किसके बारे में आता है, प्रवास के बारे में। और देखें अब इसमें हम प्रवास के बारे में पढ़ेंगे। प्रवास में आप्रवास और उत्प्रवास, ये दो शब्दों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और आगे आप्रवास को देखते हैं। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं उन्हें आप्रवासी कहते हैं, यानी कि सीधे से शब्दों में कहें किसी स्थान से आना, आप्रवासी। उत्प्रवास मतलब जाना। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उन्हें उत्प्रवासी, और जो आते हैं किसी स्थान पर दूसरे क्षेत्र को छोड़कर वो आप्रवासी। प्रवास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, यानी कि प्रवास होता क्या है, व्यक्ति समूह, व्यक्तियों का या व्यक्ति समूहों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी विशेष उद्देश्य के कारण जाकर बस जाना, जैसे शादी विवाह जो है, रोज़गार है, भुखमरी है, आपदा है, इन सब कारणों से एक जगह से शिक्षा है। तो इनमें दो प्रकार के कारक होते हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। तो देखिए मैंने बीच में एक लाइन खींची हुई है, प्रतिकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक होते हैं जैसे राजनीतिक। प्रतिकर्ष का मतलब जाना, जब छोड़कर चले जाते हैं। तो राजनीतिक उपद्रव हो गया है तो लोग वहाँ उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। प्रतिकूल जलवायु, यानी कि जब जलवायु प्रतिकूल हो जाए जिसमें रहने लायक ना बचे। प्राकृतिक विपदा, जैसे पानी की समस्या आ गई है अभी कि पानी नहीं है तो लोग अपने स्थानों को छोड़कर पानी वाले स्थानों पर जाकर बस रहे हैं जहाँ पानी पीने को मिल जाए। प्राकृतिक विपदाएं आ जाएं, मान लो भूस्खलन हो जाए, बाढ़ आ जाए तो वो स्थान रहने लायक ना रहे या डूब जाए, तो महामारी आ जाए, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो प्रतिकर्ष कारण कहलाते हैं। अपकर्ष कारक की बात करें तो शांति जहाँ होती है लोग वहाँ जाते हैं, अनुकूल जलवायु होती है वहाँ जाते हैं, रोज़गार, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, भौतिक सुख सुविधाएँ जहाँ दिखती हैं लोगों को तो लोग महानगरों की ओर भागते हैं या फिर अन्य जगह जहाँ उन्हें उचित लगता है वो लोग उधर जाने लगते हैं। तो ये प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक थे। आगे हम देखें जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों के बारे में। वर्तमान 2000 वर्ष पूर्व विश्व की जनसंख्या 80 लाख थी। बस वर्तमान से देखें तो 2000 वर्ष पूर्व 80 लाख थी। ईसा के जन्म के समय जो है 25 करोड़ हो गई तथा सन 1750 में ये 55 करोड़ हो गई। 18वीं शताब्दी के बाद जनसंख्या में विस्फोट हुआ। 2000 में सन 2000 में जनसंख्या 600 करोड़ हो गई थी और वर्तमान में लगभग ये 7.14 करोड़ और अब लगभग 8 करोड़ व्यक्तियों की 600 करोड़ हो गई और 2011 के आंकड़ों के अनुसार 7.14 करोड़ है और वर्तमान में लगभग प्रतिवर्ष 8 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। जनांगीय संक्रमण की बात करें तो ये बताता है, एक सिद्धांत है बेटा जनांगीय संक्रमण सिद्धांत, इस चित्र के माध्यम से आप समझेंगे। ये बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। ये जनांकी के चक्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उच्च उतार चढ़ाव की स्थिति देखें, इसमें एक चित्र दिया गया है। तो जनांकी के पहले इसको देख लेते हैं। जनांकी के जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या क्या करें, क्योंकि जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जनसंख्या वृद्धि। तो सबसे पहला जो उपाय होगा वो होगा प्रचार प्रसार और जागरूकता और गैर साधनों का उपयोग करना, शिक्षा और जन अभियान चलाया जाना, सरकार को कड़े कानून बनाना,
ये 5 उपाय मुख्य रूप से किए जा सकते हैं। अब इस चित्र को देखने का आप प्रयास करें और इसमें समझने का प्रयास करें। मैं नीचे पेंसिल से बनाया हुआ है। ग्रामीण और खेतीहर जनसंख्या, यानी कि पहले लोग ग्रामीण थे, खेतीहर थे, इनमें जनांगी के संक्रमण हुआ और ये नगरीय और औद्योगिक हो गए। क्या हो गए? नगरीय और औद्योगिक हो गए। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। इसमें 3 अवस्थाएं दिखा रखी हैं आपके सिलेबस में। तो देखें, इसमें पहला जो है, पहली अवस्था में उतार चढ़ाव की अवस्था, सेकंड जो है अवस्था यानी कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। दूसरी अवस्था में घटती हुई मृत्यु दर होती है, ठीक है, और जन्म दर भी घटती होती है। और तीसरी अवस्था में आते ही निम्न आ जाता है, बिल्कुल जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाती है और वहाँ संख्या घटने लगती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें जनांगी के संक्रमण सिद्धांत। इस चित्र को आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आगे हम कल नेक्स्ट क्लास में टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।